हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम कंजर्वेशन के इस लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। तो हमने पिछली बार देखा था कि एक गन से एक बुलेट फायर की, तो बताओ गन की रिकॉयल स्पीड क्या होगी। तो यहाँ फिर देखिए, अब गन की हमें रिकॉयल स्पीड निकालना है। बुलेट की स्पीड हमें ग्राउंड फ्रेम में नहीं दी, हमें क्या दिया, बैरल स्पीड ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट की गन के बैरल में, बंदूक की नली में स्पीड। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। तो देखिए, मान लीजिए कि जो गन है उसका ये बैरल है और हमने फायर करा एक बुलेट, तो वो बुलेट की ग्राउंड फ्रेम स्पीड हमें निकालना है और रिकॉयल स्पीड ऑफ गन भी हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि इस बुलेट का मास 50 ग्राम है और इस गन का मास 950 ग्राम है। बैरल स्पीड ऑफ बुलेट जो हमको दी हुई है वो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन है, फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन ग्राउंड फ्रेम। इस डायरेक्शन को आई कैप कहा हमने। और रिकॉयल स्पीड ऑफ गन, रिकॉयल स्पीड ऑफ गन मतलब गन पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ना, कि बुलेट ने गन पे लगाया, गन ने बुलेट पे लगाया फोर्स, तो बुलेट राइट वर्ड गई तो गन लेफ्ट वर्ड गई। तो रिकॉयल स्पीड ऑफ गन मतलब वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी निकालना है। क्लियर। तो देखिए, हमारे पास जो 100 मीटर पर सेकेंड है ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ये है 100 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मान लीजिए कि रिकॉयल स्पीड इसकी क्या है, v, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको -v आई कैप। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन ग्राउंड फ्रेम, ये हो गया 100 - v आई कैप। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की बारी है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गन प्लस बुलेट इज 0, देयरफॉर नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो पहले सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या था, 0। बाद में ये 950 ग्राम की गन v स्पीड से लेफ्टवर्ड जा रही है और 50 ग्राम का बुलेट 100 - v स्पीड से राइटवर्ड जा रहा है। ग्राउंड फ्रेम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नेट फोर्स इन पर 0 है, तो ग्राउंड फ्रेम में ही मोमेंटम कंजर्व करना है हमको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 950v इज इक्वल टू 50 × 100 - v। इसको अपन ने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 19v इज इक्वल टू, एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ और 19v आया। 19v इज इक्वल टू 100 - v। तो v कितना आया, 100/20, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपकी रिकॉयल स्पीड ऑफ गन। तो हमारा आंसर क्या आया, वेलोसिटी ऑफ गन इन ग्राउंड फ्रेम -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन ग्राउंड फ्रेम कितनी होगी, 100 - v मतलब 95 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो अगर बैरल स्पीड कभी आपको दी जाए ना तो ये विथ रिस्पेक्ट टू गन होती है। बुलेट की वेलोसिटी इन द बैरल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू गन, मतलब कि गन किस स्पीड से बुलेट को फायर कर सकती है। तो भाई गन अपने रिस्पेक्ट में 100 मीटर पर सेकेंड से फायर कर सकती है। अब गन मान लीजिए कि किसी कार के ऊपर रखी हुई है और कार खुद जा रही है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जब बुलेट निकलेगी बाहर, गन तो स्टेशनरी है, कार भी
अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से, तो गन ने अपने रिलेटिव 100 मीटर पर सेकंड से बुलेट को फेंका, तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी 120, क्योंकि कार और गन 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और उसके रिलेटिव ही 100 मीटर पर सेकंड से जाएगी, तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैरल स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन होती है, ऐसा मैंने आपको समझाया। अब इसका और एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वर्जन कि अगर ये इंक्लाइंड होता मामला तो क्या होता। तो अगली सिचुएशन देखो, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक कैनन है, तोप, और उससे हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर एक शेल फायर किया, जिसकी कि बैरल स्पीड बताई हुई है, मतलब वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कैनन, इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी कह दूं, ये 100 मीटर पर सेकेंड है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मास ऑफ दिस शेल is say 50 kg and mass of this cannon is suppose 450 kg. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपसे कहा है फाइंड रेंज ऑफ दिस शेल, तो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम फायरिंग पॉइंट where this shell will hit the ground. ऐसा क्वेश्चन है। तो हम ये समझें कि ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो फिर ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, तो देखिए जब इसको अपन शेल को फायर करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कैनन ये है 100 एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कैनन। और मान लीजिए कि इस शेल को उधर धक्का दिया कैनन ने, कैनन को इधर नॉर्मल रिएक्शन दिया शेल ने, तो ये कैनन जो है इस पर एक ऐसा फोर्स लगा, कैसा, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो चलो ग्राउंड से रिएक्शन आ जाएगी, जो लेफ्टवर्ड फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन का, उससे इसने एक वेलोसिटी v ऑब्टेन कर ली। ये वेलोसिटी ऑफ कैनन इन ग्राउंड फ्रेम है। तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कैनन, अपन ने इधर x एक्सिस मानी और इधर y एक्सिस मानी, तो हम लिख सकते हैं इसको 100 cos 37 80 i कैप प्लस 60 j कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कैनन इन ग्राउंड फ्रेम ये हो जाएगा -v i कैप। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ शेल इन ग्राउंड फ्रेम आएगा, तो ये हो जाएगा 80 - v i कैप प्लस 60 j कैप। मतलब ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो अब बदल गए। रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर 80 और इधर 60 हुआ करता था,
लेकिन जो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी आ रही है शेल की, उसका कंपोनेंट इधर वाला थोड़ा रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 80 माइनस वी, और ये तो वही है 60। तो ये वेलोसिटी ऑफ शेल इन ग्राउंड फ्रेम है। तो ये वाला जो एंगल होगा θ1, ये ग्रेटर देन 37 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब इसका कम हो गया। अब रेंज की बात करें तो ग्राउंड फ्रेम में आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये ऐसा चलेगी यूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, या 2u y अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 60 अपॉन 10 मीन्स 12 सेकेंड। तो रेंज बताओ। तो रेंज निकाली जा सकती है अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है तो, पर ये हमें पता नहीं है। तो क्या करें हम? मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इस सिस्टम पर, मतलब कौन सा सिस्टम? कैनन प्लस शेल, टोटल मास कितना? 450 प्लस 50, 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम का जो सिस्टम है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई सा भी नहीं है ड्यूरिंग द फायरिंग, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर लग सकता है तो फ्रिक्शन लग सकता है, और वो है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एब्सेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या है? 0। इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को मैं HZ लिखूंगा तो आप समझ जाना, हॉरिजॉन्टल ये कांस्टेंट रहेगा। तो पहले लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 था, बाद में क्या हुआ? ये 450 तो v स्पीड से जा रहा है लेफ्टवर्ड, और ये 50 जो है ये 80 माइनस वी स्पीड से जा रहा है राइटवर्ड। तो ये हो जाएगा 9v इज इक्वल टू 80 माइनस वी। तो v कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड। ये रिकॉइल स्पीड ऑफ कैनन है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट या जो शेल है, शेल इन ग्राउंड फ्रेम कितना आया? 80 माइनस 8 यानी 72 आई कैप प्लस 60 जे कैप। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा आ चुका है 12 सेकेंड, वो तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिटरमाइन होता है। तो जो रेंज निकालेंगे अपन ग्राउंड फ्रेम में पॉइंट ऑफ फायरिंग से जो चला है, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 72 इंटू 12, ये हो जाएगा 12 टू ज़ा 24, इतना। इस तरीके से हमने इसमें क्या सीखा कि मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करने से ये पाते हैं कि फायरिंग के बाद हमने तो 37 डिग्री के एंगल पर फायर किया था, पर वो चूँकि कैनन पीछे खसक गई इसलिए इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो चुका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ चुका है, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रेंज वगैरह हमने निकाला। ठीक है। अगली सिचुएशन, एक नया कंसेप्ट देखिए कि मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक प्लैंक ऐसा रखा हुआ है, लकड़ी का एक ऐसा फट्टा, और उसकी लेंथ मान लीजिए L है। इसका कुछ मास दिया होगा। यहाँ इस एंड पर एक आदमी खड़ा है, अभी इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। अब मैन जो है ना इस एंड से चलता चलता यहाँ आता है, तो अभी इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? प्लैंक के मिड पॉइंट पर, और मैन की लोकेशन पर। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो उन दोनों के बीच में कहीं होगा। ये लाइन ज्वाइनिंग जो भी होगी सेंटर ऑफ मासेस की, तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन मैंने मार्क करी कि साहब ये इस वर्टिकल लाइन पर कहीं होगा। तो अगर इफ मैन वॉक्स टू अदर एंड ऑफ प्लैंक,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो क्या होगा कि ये जो मैन इस तरफ आया तो जब ये चला तो इसने प्लैंक पर इधर फोर्स लगाया फ्रिक्शन का, प्लैंक ने इस तरफ फोर्स लगाया फ्रिक्शन का, तो मैन का मोशन हुआ लेफ्टवर्ड, प्लैंक का मोशन हुआ राइटवर्ड। तो प्लैंक थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार शिफ्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम पर जीरो है, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, जो कि पहले क्या था, जीरो। तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास विल नॉट डिस्प्लेस, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा। ये प्लैंक थोड़ा सा राइटवर्ड डिस्प्लेस हो गया। ऐसा मैन आ गया यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लैंक कहीं इसके मिड पॉइंट पर होगा, और ये जो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर ऑफ मास की, उस लाइन पर ये फाइनल सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम होगा, जिसका कि इस वर्टिकल लाइन पर होना हमने आवश्यक कहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो अगर मैन चलेगा लेफ्टवर्ड तो प्लैंक चलेगा राइटवर्ड। तो मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हुआ हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली भी नेट फोर्स जीरो है, तो वर्टिकली भी सेंटर ऑफ मास ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन भी जीरो होगा। बट आई एम इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ग्राउंड फ्रेम में इस मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर ये प्लैंक नहीं चलता तो ये डिस्प्लेसमेंट होता वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। अगर ये प्लैंक नहीं चलता तो ये प्लैंक के रिलेटिव, प्लैंक को ये स्टेशनरी मानते हुए चला, कितना चला, -L I कैप, वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर आई कैप डायरेक्शन मानी मैंने। उतनी देर में ये प्लैंक इधर खसक गया x आई कैप। तो एक्चुअली मैन ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये L - x हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ये डिस्टेंस जितना वो ग्राउंड फ्रेम में शिफ्ट हुआ। सोचो ये प्लैंक के रिलेटिव चला L, प्लैंक नहीं चलता तो ये ग्राउंड फ्रेम में L चलता हुआ दिखता, लेकिन चलो ये चल लिया ना, अब प्लैंक को x उधर खसका दो, तो ये L इधर चला था फिर उसको x खसका दिया प्लैंक को, तो आदमी भी खसक गया x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब ग्राउंड फ्रेम में कितना दिख रहा है मैन का, L - x। तो ग्राउंड फ्रेम में हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में हम नेट फोर्स जीरो देख रहे हैं, है ना, सिस्टम के लिए। तो अगर मान लो कि इस आदमी का मास है 80 kg और इस प्लैंक का मास है मान लीजिए 20 kg, और ये लेंथ है L के टर्म में अपन बात कर लेते हैं कि x निकालो इन टर्म्स ऑफ L। तो हम क्या कहते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है जो कि जीरो था, तो VCM जीरो है तो DCM जीरो है। DCM जीरो होने का मतलब क्या, तो DCM मतलब m1d1 प्लस m2d2 अपॉन m1 प्लस m2, ये जीरो है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने S लिखा, लेकिन इसको D से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा चलता है इसमें। तो 20 kg का ये न्यूमरेटर जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है मतलब 20 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइटवर्ड x आई कैप, आई कैप बोले तो हटा दिया, पॉजिटिव है, और m2 मतलब मैन 80 किलो का, और उसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस आई कैप में कितना, L - x, मैग्नीट्यूड है L - x, आई कैप लगा दो इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर लगा दो, तो यहाँ पे भी आई कैप लगा दिया, यहाँ पे भी आई कैप लगा दिया, यहाँ वेक्टर लगा दिया, समझ रहे ना, और आई कैप मैंने हटा दिया। या यूँ कहूँ कि
m1d1 का मैग्नीट्यूड m2d2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब जो ये राइट में चला 20x और जो ये लेफ्ट में चला 80 इंटू l माइनस एक्स, m1d1 m2d2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब मुझे x निकालना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4l माइनस 4x, तो x इज इक्वल टू 4l अपॉन 5, इतना डिस्प्लेस हो जाएगा मेरे भाई प्लैंक। ये प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है इन ग्राउंड फ्रेम। किस डायरेक्शन में? प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए, वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक प्लैंक है। प्लैंक की लेंथ कुछ मान लो से 5 मीटर, और इस एंड पर एक मैन खड़ा है, इसका मास है 40 kg, प्लैंक का मास मान लीजिए 50 kg, और इस एंड पर भी एक मैन खड़ा है, इसका मास है मान लीजिए 60 kg। ठीक है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। Now the persons start walking on the plank and reach to other ends, exchanging their positions. Persons exchange their positions, exchange their positions, walking on plank. ठीक है, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ऐसा क्वेश्चन बनाया तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा हाँ, ये भी दिया हुआ है साथ में कि कुछ ना भी दिया हो तो मान लेना भैया म्यू 0 है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। नहीं दिया हो तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या लोगे आप म्यू। तो प्लैंक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा पहले ही बताओ। तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल मोशन होना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 है। तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भारी वाला आइटम इधर आ रहा है, हल्का वाला उधर जा रहा है, तो इन दोनों के पोजीशन एक्सचेंज करने से हुआ क्या? ओवरऑल 20 kg मास इधर आया, ओवरऑल 20 kg मास इधर आया। भाई यहाँ 40 + 20 मानो तो 40 तो वैसे ही है, 20 इधर आया एक्स्ट्रा, तो ये प्लैंक को चलना पड़ेगा राइटवर्ड। तो मान लो कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड हुआ कितना? x। तो फिर इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में कितना हुआ? तो प्लैंक नहीं चलता तो ये चलता l। अब l ये चला प्लैंक के रिलेटिव, और प्लैंक खुद चला उधर x, तो ये ग्राउंड फ्रेम में चला l + x। किधर? प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ये भाई साहब इधर चले कितना? तो अगर ये प्लैंक नहीं चलता तो ये चलता है l। चलो चलिए, अब प्लैंक को उधर खसका दो x, तो ग्राउंड फ्रेम में इनका डिस्प्लेसमेंट l - x दिखेगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, वेक्टर फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑन द सिस्टम 0 है। इसलिए वही सारी कहानी, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होगा, और वो पहले क्या था? 0, तो बाद में भी 0 ही रहेगा। तो VCM अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? 0। तो DCM अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? 0। तो DCM का फार्मूला क्या बनेगा? DCM का फार्मूला बनेगा m1 d1 + m2 d2 + m3 d3 अपॉन m1 + m2 + m3। और ये क्या है? ये है 0। इसका मतलब न्यूमरेटर 0। तो मैंने न्यूमरेटर में वैल्यू रखना शुरू करी। m1 ये 40 किलो वाला, 40 किलो वाला कितना चला? प्लस डायरेक्शन में l + x।
50 kg का प्लैंक एक्स आई कैप, लेकिन 60 वाला माइनस आई कैप में चला, कितना एल माइनस एक्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एल माइनस एक्स आई कैप होगा। ये सब मिलाकर क्या है 0। इसको सॉल्व कर लो तो x आ जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द प्लैंक निकालना है। तो इसको 10 से अपन ने डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 4l माइनस 6l मतलब माइनस 2l, डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ से आया माइनस 2l। x की देखो ये 4x ये 5x 9x और ये ऐड हो गया तो ये 9 + 6 15x, ठीक है ना। ये 4l ये माइनस 6l तो माइनस 12 और ये 4x + 5x 9x + 6x 15x, तो x कितना आया 2/15l। l की वैल्यू रखी कितना l 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर। राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इन ग्राउंड फ्रेम कितना है 2/3 आई कैप मीटर। ऐसा हम सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अगली सिचुएशन देखिए, अब आदमी दौड़ने लगा तो प्लैंक भी दौड़ने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व होना है। पहले क्या था, इनिशियली एट रेस्ट 0, बाद में एक आदमी दौड़ रहा है राइटवर्ड तो प्लैंक दौड़ेगा लेफ्टवर्ड सो दैट कि m1 v1 + m2 v2 0 हो जाए। तो सिचुएशन समझना कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, बोलें तो मान के चलना कि स्मूथ ही है, और इस पर एक प्लैंक है और प्लैंक का कुछ मास है मान लीजिए m2 और ये मैन है, मैन का कुछ मास है मान लीजिए m1, ठीक है ना। और इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। नाउ मैन स्टार्ट्स रनिंग, नाउ मैन स्टार्ट्स रनिंग with velocity v0 relative to plank। भाई उसको नहीं मालूम कि प्लैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो दौड़ लगा रहा है प्लैंक के रिलेटिव। अब प्लैंक हो सकता है ट्रक के ऊपर या ट्रेन के ऊपर रखा हो और प्लैंक पता नहीं कितनी स्पीड से भाग रहा हो ग्राउंड फ्रेम में, हमें नहीं पता। उस आदमी ने तो खाली अपनी कैपेसिटी से दौड़ना है, तो वो प्लैंक पर जितनी तेज दौड़ सकता है वो दौड़ रहा है, और वो वेलोसिटी कितनी है v0 रिलेटिव टू प्लैंक है। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे v रिलेटिव। v रिलेटिव का मतलब समझ गया ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये है आपका v रिलेटिव, इसका मतलब है v0, ठीक है। तो अगली बात है शॉर्ट में इसको v रिलेटिव लिखूंगा या u रिलेटिव लिखूंगा, u या v स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैन ऐसा दौड़ने लगा, तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इन ग्राउंड फ्रेम, और इधर पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन है, तो प्लैंक किधर चलेगा, तो हम सॉल्यूशन में बताएंगे कि साहब प्लैंक की वेलोसिटी इधर आएगी v। क्यों आएगी? क्योंकि देखिए वही वाला कंसेप्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, जो कि पहले क्या था 0, तो बाद में भी 0 रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था, बाद में क्या हो गया, बाद में ये जो m2 है ये माइनस v आई कैप से चल रहा है, तो ये मोमेंटम हुआ इसका, और मैन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, सोचो, अगर ये प्लैंक नहीं चलता तो वो v0 से चल रहा होता, ठीक है, वो v0 से ग्राउंड फ्रेम में चलता हुआ दिख रहा है, पर क्या हुआ कि प्लैंक इधर शिफ्ट हो रहा है v से, तो इसकी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम v0 माइनस v हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना, या मैथमेटिकली निकाल कर देख लो कैसे, कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये है v0 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इन ग्राउंड फ्रेम
ये है माइनस वी आई कैप, दोनों को मैंने करा ऐड, तो क्या मिला मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम कितना आया, वी नॉट माइनस वी आई कैप। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करो कि प्लैंक नहीं चलता तो वो रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट से जो चल रहा था वही ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी होती है, लेकिन प्लैंक पीछे चलने लगा वी स्पीड से, तो अब उसकी ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी हो जाएगी। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ मैं अपने ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट माइनस वी, क्या निकालना है, वी। तो यहाँ से m1v और ये m2v, इसको इधर शिफ्ट किया तो बचा क्या, m1v नॉट अपॉन m1 प्लस m2, ये मेरा आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या है vpg की, वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। तो अगर क्वेश्चन में मास वगैरह दिया हो तो आप उसको रखेंगे, बड़ा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि m1 कितना है 80 kg, प्लैंक का मास कितना है 20 kg, रिलेटिव वेलोसिटी जिससे ये दौड़ रहा आदमी ये कितना है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो फिर उस हिसाब से हमारा आंसर प्लैंक की स्पीड कितनी आएगी, तो m1 है 80, वी नॉट कितना, रिलेटिव वेलोसिटी 10 अपॉन 80 प्लस 20 मतलब 100, तो v कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्लैंक क्योंकि हल्का है ना, उसका मास बहुत कम है, मास ऑफ मैन 80 kg है, मास ऑफ प्लैंक 20 kg है। तो जो वो फोर्स लगेगा दौड़ते समय फ्रिक्शन का, प्लैंक पर पीछे की तरफ, मैन पर इधर आगे की तरफ, मैन इधर भागा प्लैंक उधर भागा, तो प्लैंक ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, मैन तो धीरे धीरे भागता हुआ दिखेगा ग्राउंड फ्रेम में। देखो ना मैन की वेलोसिटी कितनी आएगी, ओनली 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैन ग्राउंड फ्रेम में जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, प्लैंक जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि जो हल्का है वो ज़्यादा तेज भागेगा, फोर्स तो सेम ही लग रहा है दोनों पे। ठीक है, नेक्स्ट अगली सिचुएशन देखिए। जैसे कि प्लैंक और ग्राउंड के बीच में हमने फ्रिक्शन 0 माना था, मान लो कि वो कोई आइस सरफेस के ऊपर प्लैंक रखा था, वैसे ही पानी पर बोट, तो यहाँ एक लेक है, स्टिल वाटर है, और ये उसका बैंक है, किनारा, एक बोट है, बोट यहाँ 12 मीटर पर, और ये बोट की लेंथ भी 12 मीटर है, और यहाँ एक मैन इस एंड ऑफ बोट पर खड़ा है। मैन का मास मान लीजिए 50 kg है, और बोट का मास थोड़ा ज़्यादा है, मान लीजिए 100 kg है। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। अब ये मैन चलता हुआ बोट के उस एंड पर पहुंच गया, तो बोट किधर डिस्प्लेस होगी, लेफ्टवर्ड। अच्छा, तो फाइनल डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम शोर कितना होगा, तो हमने क्वेश्चन बनाया इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, फिर क्या हुआ, फिर मैन वॉक्स टू अदर एंड ऑफ बोट, ठीक है, फाइंड फाइनल डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम शोर फ्रॉम बैंक। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो देखिए मैन उधर चलेगा तो बोट इधर चलेगी, मान लो बोट इधर चली कितना x, तो मैन का ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा। अगर ये बोट नहीं चलती तो 12 मीटर आता, पर ये बोट इधर खसक गई x, तो ये 12 माइनस एक्स आई कैप ऐसा आ जाएगा, राइट वर्ड। डायरेक्शन मैंने एरो से शो कर ही दिया है। फिर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन सिस्टम 0 है,
तो PCM अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा, जो कि शुरुआत में 0 था तो 0 ही रहेगा। तो VCM 0 है, VCM ऑफ सिस्टम 0 है, तो DCM ऑफ सिस्टम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगा। और ये 50 kg चला लेफ्टवर्ड, तो M1D1 नहीं 100 kg वाला चला लेफ्टवर्ड, तो एक तो ये हो गया 100 इंटू एक्स लेफ्टवर्ड, और 50 kg वाला चला राइटवर्ड, कितना 50 इंटू 12 माइनस एक्स। तो ये M1D1 और M2D2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम कितना हुआ, 12 माइनस एक्स, दैट इज 8 मीटर। तो ग्राउंड फ्रेम में आदमी 8 मीटर उधर डिस्प्लेस हुआ। ग्राउंड फ्रेम में आदमी की डिस्टेंस बैंक से पहले 12 मीटर थी, और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 8 मीटर। तो फाइनल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 पहले ही थी, 8 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुल मिलाकर 20 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन 8 मीटर हुआ, और बोट का 4 मीटर लेफ्टवर्ड। रेशो क्या है उनका, 4:8। क्यों? क्योंकि मास का रेशो भी तो 1:2 है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशो भी 1:2 आएगा। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, तो D1/D2 इज इक्वल टू M2/M1। इनवर्स रेशो ऑफ मासेस में ये जो भारी है वो कम चला 4 मीटर, जो हल्का है वो ज़्यादा चला 8 मीटर। ठीक है, बोट की बात चली तो एक क्वेश्चन और देखिए बोट पर। बोट के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर। वाटर में होती है बोट, इनिशियली कैसी होती है, रेस्ट में, ठीक है ना। और इसमें मान लीजिए कि 2 पर्सन्स हैं, इसका कुछ मास है m, और दूसरे का भी मास है m, दोनों का मास सेम है, और बोट का मास कुछ डिफरेंट है, मान लीजिए कैपिटल M, या मैं इसको M0 भी कर सकता हूँ। चलो अभी मैं कैपिटल M लेके ही चल रहा हूँ। क्वेश्चन बनाया कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट एंड मैन जंप्स इनटू वाटर विथ रिलेटिव वेलोसिटी u रिलेटिव टू बोट। दोनों मैन जो है ना, उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो बोट के रिलेटिव u स्पीड से जंप लगा सकते हैं। तो पहले एक ने जंप लगाया, फिर दूसरे ने जंप लगाया, दोनों गए पानी में। अब क्या दिख रहा है आपको, बोट। तो बोट की फाइनल स्पीड आपको बताना है। तो इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, मैन जंप विथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू बोट, ये कंडीशन है, ठीक है ना। वन आफ्टर अदर। एक और ये हो सकता है कि दोनों एक साथ हाथ पकड़ के छलांग लगा दें, ऐसा नहीं, वन आफ्टर अदर। आपको फाइंड करना है फाइनल स्पीड ऑफ बोट आफ्टर बोथ हैव जंप्ड इनटू वाटर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एब्सेंट है इस सिस्टम पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स एब्सेंट है, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, जो कि पहले क्या था, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अब चूंकि वेलोसिटी की बात चल रही है तो अपने को डिस्प्लेसमेंट तक जाना ही नहीं है, तो हमने क्या लिखा कि साहब इनिशियली तो ये कंडीशन है, एक जब इसमें से कूदा तो जो बचा वो बचा एक बोट और उसमें एक मैन, ठीक है। ये मान लीजिए कि सिस्टम बोट प्लस दिस रिमेनिंग मैन
इसकी स्पीड है v1। तो जो जंप लगाया, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसकी, u। तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी क्या होगी, u माइनस v1। ये कैसे पता लगा? अरे भाई, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी u है, तो 1 सेकंड बाद ये इधर, बोट इधर चलेगी v1 मीटर, तो ये इधर चलेगा u माइनस v1 मीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, u मीटर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई, u मीटर पर सेकंड। ऐसे समझ लो, ये चला v1 मीटर, ये चला u माइनस v1 मीटर, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, u मीटर इन 1 सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई, वही जो दी है, u। अब मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले क्या था, तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन में बिफोर एंड आफ्टर जंप हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो बिफोर था 0 और आफ्टर क्या है, माइनस m प्लस m v1 प्लस स्मॉल m इंटू u माइनस v1। तो बोट की स्पीड कितनी आई, तो यहाँ से स्मॉल m v1 नेगेटिव है और ये भी v1 है पूरा, तो ये हो जाएगा m u अपॉन m प्लस 2m। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब सिस्टम मतलब क्या दिखा हमको कि पानी है, हाँ, एक बोट है, ठीक है, उसके अंदर एक मैन है जिसका मास m है, बोट का मास कैपिटल M है, और ये इधर v1 स्पीड से जा रही है। और दूसरा वाला आदमी तो गया पानी में। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट। तो ध्यान किस पर देना है, स्पीड ऑफ बोट पे। बोट पे ध्यान दो, बोट का क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है कि ये इस पे से फिर जंप लेगा, तो बिफोर सेकंड मैन जंप्स ये कंडीशन है, एंड आफ्टर सेकंड मैन जंप्ड क्या कंडीशन होगी, तो हमें दिखेगा कि एक बोट है, खाली है, और वो इधर जा रही है v2 स्पीड से। तो जो मैन सेकंड वाला है उसकी ग्राउंड फ्रेम में स्पीड कितनी होगी, u माइनस v2। किसी भी एक टाइम t पे फोटो खींचा अपन ने, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। ऐसा नहीं कि एक की स्पीड अपन ने पहले जो थी ईयर 2000 में वो पकड़ ली और दूसरे की स्पीड जो 2020 में वो पकड़ ली और उसका रिलेटिव निकाल रहे हैं। नहीं, एक ही मोमेंट पर दोनों की स्पीड को देखना है। तो जंप करने के जस्ट बाद इसकी स्पीड v2 हो गई, अब v1 थोड़ी है, और इसकी u माइनस v2। इसने इस पर धक्का दिया, एक्शन रिएक्शन से ये अपनी अपनी स्पीड चेंज करके अब जा रहे हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन होगी और ये फाइनल कंडीशन होगी। इन दोनों कंडीशंस के बीच में हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, अब इसका मास m है, तो पहले मोमेंटम इसका क्या था बताओ, तो ये था माइनस m प्लस m v1 बिफोर सेकेंड मैन जम्प्स। बाद में क्या हो गया, माइनस m v2 प्लस स्मॉल m इंटू u माइनस v2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो v2 को इकट्ठा करो, तो ये v2 क्या आ जाएगा, अच्छा ये नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव है, तो इन दोनों को तो इधर ले आओ, m प्लस m v2 को इधर ले आया मैं, तो इधर क्या बचा, एक तो बचा mu, और इधर से जो आएगा वो आएगा m प्लस m इंटू v1। तो v2 कितना आया, v1 प्लस m अपॉन m प्लस m इंटू u। अब v1 की वैल्यू हमको पता है, तो हमने v2 निकाला फाइनल, ये हो जाएगा स्मॉल m u अपॉन m प्लस 2m प्लस स्मॉल m इंटू u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारा आंसर आ गया। फाइनल स्पीड ऑफ बोट आफ्टर बोथ हैव जंप्ड वन आफ्टर अदर। दोनों एक साथ जंप करते तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन। कैसे करते, तो वो हम इसको रब करते हैं बोर्ड को।
तो अगर वो सिचुएशन होती है कि लेक में ये बोट रेस्ट में है, पहले तो इसमें 2 पर्सन्स हैं, मैन ही होना ज़रूरी नहीं है, 2 पर्सन हैं, दोनों के मास m है, दोनों हाथ में हाथ पकड़कर और एक साथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू बोट जंप करते हैं वाटर में कि बस अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना, चलो। तो आफ्टर बोथ हैव जम्प्ड साइमल्टेनियसली, तो इनका मास कितना है 2m, है ना, ये ऐसे जा रहे हैं और बोट पे पीछे की तरफ धक्का लगा तो बोट की स्पीड इधर मान लो v हो गई। और पर्सन्स कैसे जंप किए, पर्सन्स जंप विथ स्पीड या वेलोसिटी u रिलेटिव टू बोट, ऐसा बताया हुआ। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी u माइनस वी ऐसी दिखेगी। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट, फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर बोथ हैव जंप्ड। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, ये इनिशियल ये फाइनल सिचुएशन है। पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या था, 0, बाद में क्या है, ये m मास की बोट चल रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, मोमेंटम इसका नेगेटिव मोमेंटम है। और वो पर्सन्स जो हैं, पर्सन्स का टोटल मास 2m, उनका पॉजिटिव मोमेंटम है। दोनों मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें क्या निकालना है, v। तो यहाँ से v कितना आएगा, तो 2mu तो इधर रह गया, v इधर आया कैपिटल M वाला, और यहाँ से -2m वाला जो आके इधर +2m हो जाएगा। तो v कितना हो गया, 2m इंटू u अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, ऐसा हमारा आंसर आ गया। तो ये तो एक ही झटके में हो गया, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व करना है बिफोर जंप एंड आफ्टर जंप, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है ना, बोट ऐसी हो गई क्या, बोट ऐसी रहेगी, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ गया समझ में। आप अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए, और एक इससे बड़ी सिचुएशन दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये लेक में स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर होता है लेक में, और इसमें 2 बोट जिनके मासेस है 100 kg, ठीक है ना, सेम स्पीड v0 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड से, v0 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब इसमें कोई नहीं है, बोट खाली है, और इसमें एक मैन है, और इस मैन को जिसका मास 50 kg है, इसमें जंप करके जाना है आगे वाली बोट में। तो दोनों बोट की वेलोसिटी अफेक्ट हो जाएगी। बोट मतलब मोटर बोट नहीं है, वो सिंपल बोट है, उसमें कोई मशीन नहीं लगी है कि जो वेलोसिटी को मेंटेन करे। इनिशियल स्पीड दे रखी, बोट का इंजन बंद है मतलब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाया कि इफ मैन जंप्स, if man jumps with velocity 12 मीटर पर सेकेंड, ये भी 12, थोड़ा ज़्यादा कर लो, तो मैंने चलो इसको 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया। 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू रियर बोट इनटू फ्रंट बोट, फाइंड करना है फाइनल स्पीड्स
ऑफ बोट्स। तो ये बोट 1 है मान लीजिए, ये बोट 2 है मान लीजिए। तो दो चीज़ें हुई, इस आदमी का इससे निकलना पीछे धक्का देते हुए, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर मैन इसमें आया, इस मैन की वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं अपन। क्वेश्चन मैं मन से फ्रेम कर रहा हूँ, तो क्या करूँ इसको मैं, तो मैंने इसको कर दिया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये इसमें आएगा, पक्के में आएगा, अब तो पक्के में आएगा, फिर फ्रिक्शन से ये एक साथ हो जाएंगे, इसकी स्पीड बढ़ेगी, मैन की थोड़ी कम होगी, दोनों फिर जब एक साथ चलने लगेंगे तो फ्रिक्शन बंद हो जाएगा, और फाइनल ये वाली बोट प्लस मैन एक ही स्पीड से चलते हुए दिखेंगे। 2 ऑपरेशन करना है, 2 बार मोमेंटम कंजर्व करना है। तो पहला केस कि ये मैन इससे निकला, तो निकलने के पहले का सीन तो आपको पता है, 12 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं दोनों। और फिर क्या हुआ, फिर ये बोट की स्पीड मान लो v1 हो गई, और मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, 50 kg के मैन की, ये 100 kg बचा, 50 kg के मैन की स्पीड हो जाएगी 30 प्लस v1। प्लस क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में। तो सोचो कि ये v1 मीटर चलेगा, वो 30 प्लस v1 मीटर चलेगा, जब भी तो उनके बीच का सेपरेशन 30 मीटर होगा ना 1 सेकंड के बाद। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये 30 प्लस v1 से आगे जा रहा है। पहले मोमेंटम क्या था, पहले मोमेंटम था 150 इंटू 12, फिर क्या हो गया 100 v1 प्लस 50 इंटू 30 प्लस v1। सिंप्लीफाई करो तो ये 50 100, तो ये हो जाएगा 2v1, ये हो जाएगा 30 प्लस v1, 50 से डिवाइड किया और ये हो जाएगा 36। तो ये कितना हुआ 3v1, और ये कितना आया 6। तो इससे v1 कितना मिला, v1 मिला ओनली 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैन की वेलोसिटी कितनी है, मैन की है अब 32। तो ये देखो अब 32 मीटर पर सेकेंड से मैन, ये मैन 50 kg का मैन 32 मीटर पर सेकेंड से इस बोट में एंटर हुआ। ये एक आंसर आ गया अपना। एंटर होने के जस्ट पहले का सीन ये है, एंटर होने के जस्ट बाद का सीन क्या होगा, जस्ट बाद का सीन ये होगा कि ये मैन जब इसमें आ गया तो इस पर फिसलने लगा, फिसलने के बाद थोड़ी देर बाद ये मैन और ये बोट एक ही स्पीड v2 से जा रही है। ये 100 kg की बोट है, ये बोट नंबर 2 है। तो पहले मोमेंटम क्या था सिस्टम का, तो सिस्टम कौन, ये वाली बोट प्लस ये मैन, 150 kg का सिस्टम है हमारा। तो पहले मोमेंटम था 50 इंटू 32 प्लस 100 इंटू 12, और बाद में क्या हो गया 150 इंटू v2। तो 50 से डिवाइड करा तो क्या दिखेगा 32 प्लस 24 इज इक्वल टू 3v2। तो ये कितना हो गया 56 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। नियरली, पर नियरली का मतलब ही क्या है, फिर भी एक अंदाज हमारे मन में समझने के लिए 3 1 जा 3, कितना बचा 26 मतलब लगभग 19। तो देखो ये मैन इसको पीछे धक्का देके गया था, इसलिए इस बेचारी बोट 1 की स्पीड 12 से रिड्यूस होकर 2 पे आ गई। लेकिन ये एक लार्ज वेलोसिटी वाला पॉजिटिव मोमेंटम लेकर इसमें आया तो इसकी स्पीड बढ़ाया, तो इसकी स्पीड बढ़ के 12 से कितनी हो गई 19। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है। इस प्रकार से दोनों बोट की फाइनल स्पीड हमें प्राप्त हो गई। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का खेल चल रहा है,
मोमेंटम कंजर्व करते जाओ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इंडिविजुअल का नहीं। बहुत कठिन नहीं है यार, 2 लाइन में तो हो रहा है। समझ में आए तब ना, तो समझना जरूरी है, करने में तो क्या 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अब एक नई सिचुएशन देखिए। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक है जिसमें कि एक हेमीस्फेरिकल ग्रूव है। ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए r है। यहाँ पर एक बॉल है, स्मॉल बॉल या पार्टिकल नहीं है, वो स्मॉल वर्ड यूज़ नहीं किया, पार्टिकल वर्ड भी यूज़ नहीं किया। इसका रेडियस दिया हुआ है r और इसका मास मान लो m1 और इसका मास मान लो m2। ठीक है, अब सिस्टम इनिशियली तो रेस्ट में है, फिर क्या हुआ, फिर इसको रिलीज़ कर दिया बॉल को, तो बॉल स्लाइड होके नीचे आएगी। फ्रिक्शन एवरीवेयर एब्सेंट, म्यू इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन shown, from position shown। अब ये नीचे आएगा स्लाइड होके, तो हॉरिजॉन्टली ये बॉल राइटवर्ड डिस्प्लेस होगी और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर 0 है। वर्टिकल तो है, mg इसका जो है वो नीचे ला रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आ रहा है सिस्टम का, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स एब्सेंट है। तो क्या होगा कि ये अगर राइटवर्ड शिफ्ट होती है हॉरिजॉन्टली, तो ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड चलेगा, तो ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड चलेगा। कितना चलेगा तो आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन ball reaches to lowest position। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन द सिस्टम 0 है, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंजर्व रहेगा, जो कि पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, जो कि पहले 0 थी तो बाद में भी 0 रहेगी। और इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा। तो 2 चीज़ें निकालना, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन बॉल रिचेस टू लोएस्ट पोजीशन। तो बॉल जब यहाँ से चलकर लोएस्ट पोजीशन मतलब यहाँ आ जाएगी, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ, r तो नहीं है, r तो यहाँ से यहाँ तक है, ये होगा r माइनस आर। ग्राउंड फ्रेम में नहीं, इस ब्लॉक के रिलेटिव r माइनस आर। और ब्लॉक मान लो इस मोमेंट पर डिस्प्लेस हो चुका है कितना, x। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है ब्लॉक की, मान लो v2, और इसकी स्पीड ग्राउंड फ्रेम में कितनी है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड है मान लो v1। ये रोल होके नहीं स्लाइड होके आएगी बॉल, क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो हमने क्या माना, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में स्पीड्स v1 एंड v2, ये ध्यान रहे, क्योंकि हम सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में कंजर्व करने की बात करते हैं।
तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो x निकलेगा, फिर एनर्जी कंजर्व करो, कुछ करो तो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। तो पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। m2 चला इधर कितना, ग्राउंड फ्रेम में, m2 चला x लेफ्ट में, और m1 चला राइट वर्ड कितना, ग्राउंड फ्रेम में कितना। तो अगर ये ब्लॉक शिफ्ट नहीं होता तो वो r माइनस आर चला, लेकिन ब्लॉक खसक गया इधर तो r माइनस आर माइनस एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा। इससे आपको x मिल जाएगा, इससे आपको x मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी उसको पुट कर देंगे। तो हमारा एक काम खत्म। अब दूसरा हमें निकालना है दो अननोन, स्पीड v1 एंड स्पीड v2। तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो एक तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 था तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो जो इसका नेगेटिव मोमेंटम है m2 v2 और जो इसका पॉजिटिव मोमेंटम है m1 v1 वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमने इससे क्या लिखा कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तभी तो टोटल मोमेंटम 0 होगा। बिल्कुल सही है। तीसरा एनर्जी, तो यहाँ पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना नीचे आया, कितना नीचे आया भाई, मैं देखो तो इतना नीचे आया, इतना कितना, r माइनस आर नीचे आया। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऐसा हम लिख रहे हैं बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, m1 g इंटू r माइनस आर, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब क्या हो गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई, इससे तो हमारा काम हो गया, x निकल गया। ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दो अननोन v1 एंड v2। तो मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ बजाय कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बनाने के उसमें दिमाग उलझाऊँ। तो इक्वेशन कैसे बनाना ये समझो। एक तो मोमेंटम कंजर्व करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्टिकल तो है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। और दूसरा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितना नीचे आया, m1 r माइनस आर mgh लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 आ जाएगा। अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ टफेस्ट वाले, जो SC वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, उनको SC वर्मा सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगली सिचुएशन देखिए, यहाँ पर ऐसा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक प्लैंक है या ब्लॉक है, जो भी कह लो, जिसमें कि यहाँ पर जो है एक सर्कुलर पार्ट है, क्वार्टर सर्कल ऐसा। ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका मास मान लो m है, और इस पर एक पार्टिकल मास m0 का वेलोसिटी v0 से ऐसे ट्रैवल कर रहा है। म्यू इज 0 एवरीवेयर। ठीक है, तब ये स्लाइड होता हुआ आ रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा उस मोमेंट पर इस ब्लॉक की स्पीड बताना है। तो आपको ये सेंटर C है, तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन
पार्टिकल रीचेस टू या पार्टिकल राइजेज टू लेवल ऑफ, या यहां से इसके बाद तो ये भाग ही जाएगा ना, व्हेन पार्टिकल लीव्स द ब्लॉक, ऐसा कर देते हैं, व्हेन पार्टिकल लीव्स द ब्लॉक। चलो यहां से लीव ही करने वाला है इसको, ये है ना। तो क्या करूं मैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में नहीं। सेंटर ऑफ मास तो ऊपर उठ रहा है ना, ब्लॉक का तो वही है, लेकिन ये पार्टिकल तो ऊपर उठ रहा है, तो टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ रहा है, मतलब इस पर नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। तभी तो ACM ऊपर की तरफ आया, तभी तो BCM ऊपर की तरफ आया, तभी तो DCM ऊपर की तरफ आया। मतलब इस सिस्टम पर नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब ग्राउंड से जो रिएक्शन आ रही है वो इनका जो वेट है M + m0g, उससे ज़्यादा रिएक्शन है ग्राउंड से। इसीलिए तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर की तरफ आने से सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो एक अलग बात है। तो जब ये इस पर राइज कर रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन पार्टिकल पर ऐसा लगेगा और ब्लॉक पर ऐसा लगेगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इस तरफ वेलोसिटी देना शुरू करेगा, और ये जो कंपोनेंट है ये इसको दबाएगा नीचे, किसको, ब्लॉक को, ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड से रिएक्शन आ जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने क्या करा, इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, कितनी, u। अब ये पार्टिकल चूंकि इसके साथ कांटेक्ट में है तो इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v है, या इसको v1 कर देता हूँ मैं, इसको मैं v1 कर देता हूँ। तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर v2 है तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 होगा। क्यों, नॉर्मल का कांस्टेंट, दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल के अलाउंग दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये सीन बनने वाला है। अब दो अननोन है मेरे पास, एक v1 और एक v2। तो मैं दो इक्वेशन, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक एनर्जी कंजर्वेशन से लाऊंगा। तो मैंने कहा कि मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व है, नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या है, 0 ऑन द सिस्टम, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो पहले कितना था, पहले था -m0 v0, बाद में क्या हो गया, तो ये m + m0 दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में v1 स्पीड से जा रहे हैं, तो नेगेटिव मोमेंटम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखा मैंने, तो इससे मुझे v1 मिल गया, कितना, m0 अपॉन m + m0 इंटू v0। v1 आ चुका है, अब v2 निकालना है। तो मैं एनर्जी कंजर्व करूँगा कि इसके पास पहले क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान लो, और ये भी रेस्ट में, तो सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई पार्टिकल के पास, और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास भी है और पार्टिकल के पास भी है। पार्टिकल की स्पीड ऐसी होगी फाइनल ग्राउंड फ्रेम में, उसके दो कंपोनेंट हैं v1 v2। तो मैंने लिखा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। पहले काइनेटिक एनर्जी थी ½ m0 v0 स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल एनर्जी आई सबसे पहले, तो m0 g r, पार्टिकल है वो, उसका डायमेंशन कुछ नहीं है, प्लस ½ m इंटू v1 स्क्वायर ब्लॉक का, प्लस ½ m0 इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम है, ये स्पीड होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, स्पीड स्क्वायर निकाला मैंने, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मेरे पास v1 ऑलरेडी है, तो इसमें रखूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे v2 भी मिल जाएगा। तो मुझे क्या पूछा था, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन पार्टिकल लीव्स द ब्लॉक। तो v1 आ चुका है, v2 आ चुका है। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर मैं दूंगा
तो आप उसमें यहाँ रखोगे तो बढ़िया बढ़िया आंसर आ जाएगा, 3 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, वॉटेवर। अब इसके बाद क्या होगा समझ सकते हो? तो मैं यहाँ पे इसको रब करके बताता हूँ। इसके बाद पार्टिकल का क्या होगा। वो तो गया, गया मतलब वर्टिकल गया क्या? नहीं, इंक्लाइंड मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा वो। तो देखो क्या होने वाला है कि सबसे पहली सिचुएशन कि ये पार्टिकल v0 स्पीड से आ रहा है और ये रेस्ट में है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर पार्टिकल जब ऊपर आया, यहाँ तक तो हम देख चुके हैं, तो इसके पास स्पीड v1 और इसके पास स्पीड इधर v1 और इधर v2, तो ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा v1, हाँ कि ना। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। और ये जो ब्लॉक है ये भी चलता हुआ उतना ही डिस्प्लेस होगा, और जब ये सेम लेवल पर आएगा तो ब्लॉक यहाँ आ जाएगा। सोचो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही होना है, क्योंकि ब्लॉक भी वेलोसिटी v1 से ही चल रहा था, ठीक है। पार्टिकल यहाँ आ गया, ये इसकी रेंज अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से देखो तो यहाँ तक, या यहाँ से देखो तो यहाँ तक, इसको मैं रेंज कह रहा हूँ। तो रेंज कितना होगा? रेंज होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो जाएगा 2v1v2/g, वही फार्मूला प्रोजेक्टाइल वाला। चलो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये स्लाइड करके नीचे आएगा। जब ये नीचे आ रहा होगा ना, तब भी इस ब्लॉक पर वो ऐसा फोर्स लगाएगा कि इसकी स्पीड बढ़े। तो फाइनली क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहाँ और ये पार्टिकल, ब्लॉक को यहाँ तक मान लो, थोड़ा लंबा कर लो, और पार्टिकल जो है यह नीचे उतर गया और अब इधर जा रहा है, तब ब्लॉक की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तो v1 v2 तो हो चुका है, मान लो ब्लॉक की स्पीड v3 हो गई, और इसकी कम हो जाएगी या बढ़ेगी? कम हो जाएगी या बढ़ेगी? तो वो उसको कैलकुलेट करते हैं, ये v4 हो गया। तो हमने फिर से लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी कंजर्व करना है। हम क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 है, तो जो मोमेंटम यहाँ था क्या था? इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी इधर v2 और लेफ्टवर्ड थी इधर v1। तो मोमेंटम कितना था? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो पहले क्या था? दोनों का, इसका मास m0 हमने लिया था और इसका मास हमने m लिया था, ठीक है ना। ये m, तो m प्लस m0, और ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। ये पहले लीनियर मोमेंटम था, जस्ट व्हेन इट टचेज हियर, और जब ये यहाँ आ गया तब इसका m का तो वेलोसिटी v3 हो गया लेफ्ट में, और m0 का वेलोसिटी हो गया v4 राइट में। हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गई। इसमें दो अननोन हमें दिख रहे हैं, v3 और v4। तो यहाँ से जब वो नीचे आया तो एनर्जी कंजर्व फिर से करो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जो यहाँ नहीं है? m1 मतलब m0 g/r प्लस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ m0 इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? पार्टिकल की। यहाँ
इज इक्वल टू, जब ये नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो गायब हो गई, काइनेटिक रह गई, हाफ एम V3 स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट इंटू V4 स्क्वायर। ऐसे ही मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से मैं V3 एंड V4 कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है, दूसरी बात हम इतने सारे मोमेंटम कंजर्व करते आ रहे हैं, इक्वेशन बनाते आ रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन फॉर्म करने तो सिखा रहा हूँ। उसको देखकर जब आप देखेंगे ना अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो आपको इतना हल्का लगेगा वो कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, मैं तो पता नहीं क्या क्या सिचुएशन देख चुका हूँ ज़िंदगी में, अब ये सिचुएशन तो बहुत आसान है। ये मान के आखिरी के 2-3-4 क्वेश्चन आप देखना, इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़िया से सेट करी जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है इस क्वेश्चन करने में। तो बात समझ में आ गई। अब क्या बताया जाए आपको, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अब हमने कहा कि ये एक वेज है, ठीक है, और इस पर एक यहाँ पार्टिकल है, पार्टिकल का मास मान लो m1 है, वेज का मास मान लो m2 है, ये बेस जो है ये l है, हाइट h है, सब कुछ दिया आपको, ये एंगल थीटा है, जो चाहिए वो सब मिलेगा। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। अब जब ये नीचे स्लाइड होकर आएगा, म्यू इज जीरो एवरीवेयर, म्यू इज जीरो एवरीवेयर, नंबर 1। नंबर 2, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। अब जब ये ब्लॉक नीचे आके ग्राउंड को टच कर रहा होगा पार्टिकल, उस मोमेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ wedge when particle strikes at ground। तो कितना आसान है, ये पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, डाउनवर्ड आया ना सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, हाँ, मतलब इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो नहीं है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, मतलब जो ग्राउंड से रिएक्शन है वो इनके वेट m1 प्लस m2g से कम है, m1 प्लस m2g ज़्यादा है, ग्राउंड रिएक्शन कम है, इसलिए नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला, वो एक अलग बात है। पर हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस सिस्टम पर, क्योंकि ये स्मूथ है, म्यू इज जीरो। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस नहीं होगा, तो अगर ये भाई साहब इधर गए हैं राइटवर्ड, डाउनवर्ड भी गए हैं, राइटवर्ड भी गए हैं, तो ये वेज लेफ्टवर्ड जाएगी, मान लो ये एक्स गई, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो अगर ये वेज नहीं चलती तो एल होता, लेकिन अभी एल माइनस एक्स होगा। तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, हम बनाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है, तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो m1 इंटू एल माइनस एक्स राइटवर्ड इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स लेफ्टवर्ड, m1 d1 प्लस m2 d2 इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, इसका m1 d1 और इसका m2 d2 का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, इससे मुझे x मिल जाएगा, कितना, ये इधर आएगा, तो m1l अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा मेरा आंसर आ गया। अब एक इसमें ब्यूटीफाई करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पार्टिकल की बजाय एक ब्लॉक है, पार्टिकल की बजाय एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक है a बाई ए,
ये ऐसा a/a/a डायमेंशन दिया हुआ है। देखो हम पार्टिकल डायनामिक्स में डायमेंशन का मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन ये जानबूझ के आपको इसका डायमेंशन दिया कि पार्टिकल नहीं है। और ये वही क्वेश्चन है कि ये L है, ये H है। अब ये नीचे स्लाइड होकर आ रहा है। तो एट द मोमेंट दिस ब्लॉक स्ट्राइक्स एट ग्राउंड, पार्टिकल के बजाय क्या कर दिया, ब्लॉक, है ना, पार्टिकल के बजाय ब्लॉक स्ट्राइक्स एट ग्राउंड। तो स्ट्राइक्स एट ग्राउंड मतलब ये फ्रंट एंड जो है ऐसा आ गया, स्ट्राइक हो रहा है। तो अब बताओ कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसका तो चलो मैंने x माना, इसका कितना होगा, L - x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका फॉरवर्ड एंड, इसका फॉरवर्ड एंड को अगर हम देखें तो अगर ये वेज नहीं चलती तो ये कितना चलता, तो ये L से थोड़ा कम चलता, कितना, तो ये है A, तो इतना कम चलता। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको रिड्यूस करो L में से, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है A cos थीटा। तो ये अगर वेज नहीं चलती तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका होता L - A cos थीटा। लेकिन ये वेज इधर चली तो इसको x इधर खसका दो, तो -x। ग्राउंड फ्रेम में इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा कि लीनियर मोमेंटम और वो सब बातें वही हैं सब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। तो मैं लिखूँगा कि ये m2 और ये m1, तो m2 का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ m2 × x, और m1 का डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड हुआ कितना, L - A cos थीटा -x। इससे आप x निकाल लो। थोड़ा सा दिमाग को पैना करो, शार्पन योर माइंड, जस्ट लुक एट दीज सिचुएशंस। तो आपको दिमाग में अच्छा ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है क्या, बस डेवलपमेंट हो गया कि ऐसा भी आपको सोचना आता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नहीं तो वो तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तो हर बच्चा कर लेगा। ये लो 2 लाइन में हो गया। इसमें फिगर बनाना है, फिगर बनाकर इसमें ये वैल्यू लाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और देखो, एक और सिचुएशन देखो। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक वेज है, ये एंगल थीटा है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है। जब ये यहाँ स्ट्राइक करने वाला होगा ग्राउंड को, उस वक्त इसकी स्पीड बताना है आपको। तो आपको कहा कि इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, वही जो क्वेश्चन अपन ने अभी किया था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, उसमें आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन, ये सब वही क्वेश्चन है। हाइट वाइट सब दे रखी है ना, बेस विड्थ दे रखी है, सब दे रखा आपको जो चाहिए जो। और वेलोसिटी ऑफ वेज व्हेन पार्टिकल हिट्स ग्राउंड, और म्यू क्या है, 0 एवरीवेयर। इसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। जहाँ वेलोसिटी निकालने का चक्कर आया ना, समझ लो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, वो भी ऊपर से नीचे अगर आया है तो। देखो ये जो आपको वेलोसिटी दिख रही है, ये तो वेज फ्रेम में, वेज पर अगर खड़े होकर देखेंगे तो पार्टिकल ऐसा स्लाइड होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये इधर भी तो चल रही है वेज, तो ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी तो नहीं है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन कि लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, v। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है v, ठीक है ना, और ये कितना है, u। एट द मोमेंट पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड।
तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज आई कैप जे कैप लगा के, तो मैंने इधर आई कैप इधर जे कैप माना जैसा मानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना आएगा, v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ वेज इन ग्राउंड फ्रेम कितना है, यह है माइनस u आई कैप। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम कितना, v cos थीटा माइनस u आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। तो ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी का x कंपोनेंट बना और ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी का माइनस v sin थीटा y कंपोनेंट बना। ठीक है, अब मैं मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, तो दो अननोन मैं निकाल सकता हूँ बस। तो दो अननोन कौन कौन से हैं, एक v और एक u। ठीक है, तो मैंने मोमेंटम कंजर्व किया तो क्या लिखूंगा मैं कि m2 इंटू यू लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू m1 इंटू vx, मतलब v cos थीटा माइनस u राइटवर्ड। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो सम कितना है, 0। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 है। उससे मैंने ये इक्वेशन फॉर्म कर दी। दूसरी एनर्जी से, पहले हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने ग्राउंड पे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, m1gh। और जब भी नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी गायब हो गई, काइनेटिक आ गई। काइनेटिक कितनी है, इस वेज के पास है हाफ m2 इंटू यू स्क्वायर और पार्टिकल की हाफ m1 इंटू ग्राउंड फ्रेम में स्पीड बताना है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट है vx और vy। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई mgh इज इक्वल टू हाफ m2 u स्क्वायर प्लस हाफ m1 इंटू vx कितना है, v cos थीटा माइनस u का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर, या माइनस v sin थीटा का स्क्वायर जो कह लो, वो तो हट ही जाना माइनस। इस तरह से मेरे पास ये एक सेकंड इक्वेशन जनरेट हो गई। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, u एंड v। तो आपको u पूछा था, वेलोसिटी ऑफ वेज, u आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ग्राउंड फ्रेम में, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड है और इस पर ये एक रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है जो कि अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका मास 2m, पार्टिकल का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l। यहाँ से इसको अपन ने रिलीज़ किया, स्मूथ रॉड है, म्यू इज़ 0, सिस्टम इज़ रिलीज्ड या पार्टिकल इज़ रिलीज्ड, सिस्टम इज़ एट रेस्ट एज शोन। ठीक है, फिर क्या हुआ, पार्टिकल इज रिलीज्ड। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ रिंग व्हेन स्ट्रिंग becomes horizontal, नहीं vertical। 90 डिग्री नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर वही बात आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 आएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट आएगा, जो कि 0 था, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं होना है, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ आएगा रिंग के ठीक नीचे, तो
सेंटर ऑफ मास जो पहले कहीं यहाँ हुआ करता था, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे, वो तो इधर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ सकता है पर हॉरिजॉन्टली नहीं चल सकता। तो हमने नई पोजीशन बनाई रिंग की, रिंग यहाँ आ जाएगी और पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास L/3 पर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जो पहले यहाँ हुआ करता था वो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाने दो, कोई बात नहीं। तो रिंग की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड कुछ मान लो। तो पार्टिकल का मास m है तो इसकी स्पीड v1 मानी, और रिंग का मास 2m है, इसकी स्पीड मैंने v2 मानी। अच्छा, स्पीड भी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ में आ रहा है। रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रिंग का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कितना, L/3। सोचो, ये टोटल लेंथ L है, ये m है, ये 2m है, तो अपने को 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है। तो ये रिंग का डिस्प्लेसमेंट तो आ गया L/3। अब स्पीड की बात करो तो इससे मुझे क्या मिला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग इन ग्राउंड फ्रेम L/3 आई कैप, ऐसा हो जाएगा। एक आंसर तो आ गया फटाफट। आई कैप जे कैप डायरेक्शन ऐसी है। अब स्पीड निकालने के लिए वही वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी तो दो अननोन निकलेंगे। तो मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल पहले 0 था, बाद में रिंग जा रही राइटवर्ड और पार्टिकल आ रहा लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड मोमेंटम और राइटवर्ड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी तो टोटल 0 होगा। तो इससे मुझे v1 = 2v2 ऐसा मिला। ये एक इक्वेशन बन गई टू फाइंड v1 एंड v2। दूसरा कि नीचे आया तो वर्डन बाय टेंशन तो 0 है, क्योंकि टेंशन तो आपका डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही लगेगा। अब एनर्जी की बात करो तो पहले पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, पार्टिकल ऊपर था, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgl = गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² प्लस हाफ 2m × v2²। जहाँ कि v1 v2 क्या है, स्पीड्स इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। तो ये दो इक्वेशन हैं और दो अननोन है, v1 और v2 निकल जाएंगे। गेट ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम स्पीड्स v1 एंड v2 डायरेक्टली। अब अगर इसमें और कठिन बनाएं और ये पूछें कि ओमेगा कितना होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग, घूम रही है ना ये, कैसी, क्लॉकवाइज। ये अगर देखेगा तो क्लॉकवाइज घूम रही है और ये देखेगा तो भी क्लॉकवाइज घूम रही है। भाई देखो, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रिंग ऐसे आ रही है और रिंग अगर देखे तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। दोनों के केस में ओमेगा तो सेम ही आ रहा है क्लॉकवाइज। कितना आएगा? तो ओमेगा निकालने का फंडा पता है क्या? ओमेगा निकालने का फंडा ये है कि देखो, ये जो है ना इसकी स्पीड है v2 और ये जो है ना इसकी स्पीड है v1। तो ये लेंथ है l। तो इसकी निगाह से देखो, इसकी निगाह से देखो कि ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। तो ये अगर रेस्ट में है तो ये v1 + v2 हो जाएगा। तो इसको ओमेगा कैसा दिखेगा? इसको ओमेगा दिखेगा v1 + v2/L। तो v1 v2 आप निकाले लोगे, स्पीड्स दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, ऐड होंगी, बढ़ जाएगा v1 + v2/L, ऐसे ओमेगा आ जाएगा। और टफ कर दो तो बताओ टेंशन क्या होगा इस धागे में, इस मोमेंट पर जब ये वर्टिकल है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं कि यहाँ इसका FBD बना देता हूँ। तो ये पार्टिकल जो है ना, इसका वेट इधर mg नीचे लगेगा और टेंशन इस पर ऊपर लगेगा। इस फ्रेम में काम कर रहे हैं अपन, क्योंकि इसी फ्रेम में तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। इस रिंग की फ्रेम में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर रहा। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं, T - mg नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर = मास × सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको स्पीड कितनी दिख रही है, v1 + v2। तो v1 + v2 का स्क्वायर
अपॉन एल। तो V1 V2 आ गया तो टेंशन T भी आ जाएगा, टेंशन T व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। तो ओमेगा भी निकालना सिखा दिया मैंने, टेंशन निकालने का भी आपको समझा दिया कैसे निकालना है। अगर आपको चमकता है तो कुछ भी नहीं है, एक स्टेप है, बस एक स्टेप। सर्कुलर मोशन सबने पढ़ी है ना, ये अगर सेंटर है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है V1 + V2 स्पीड से, तो ओमेगा निकालना क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, V = ओमेगा, वही लगाया मैंने यहाँ। और फिर सर्कुलर मोशन आपने पढ़ी है वर्टिकल सर्कल, तो ये T - mg नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो इससे T आ जाएगा। ठीक है, तो बस हम अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो एक्सप्लिसिट एग्जांपल्स हैं उनको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, और हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे कोलिजन का। कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, एक पार्टिकल आया दूसरे से टकराया, दोनों साथ में जा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो पहले जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था बाद में भी वही सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा। तो हम कोलिजन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। थैंक यू वेरी मच।